उससे ही बात याद आ गई। वो एक बैंक में सरदार जी चले गए एक चेक कैश करवाने के लिए। तो बैंक वालों ने कहा, बोले सर आपकी आइडेंटिटी चाहिए हमें तभी कैश करेंगे। तो बोले मुझे दुनिया जानती है, देश जानता है, मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तुम मुझसे आइडेंटिटी मांग रहे हो। बैंक वाले बोले नहीं सर नियम है, बिना आइडेंटिटी के हम आपका चेक कैश नहीं कर सकते। बोले यार क्या करूं, बस मैं आइडेंटिटी लाना भूल गया, जल्दबाजी में सोनिया यूएस चली गई, राहुल जी चले गए दौरे पे, उनसे चाबी नहीं मांग सका, अब क्या करूं। बैंक वाले बोले सर हमें पता मनमोहन सिंह हो, लेकिन फिर भी कुछ तो सबूत देना ही पड़ेगा। बोले देखिए कल चेक कैश कराने बाबा रामदेव आए थे, तो हमने उनसे भी आइडेंटिटी मांगी, उनके पास भी नहीं थी। हमने कहा कुछ ऐसा करके दिखा दीजिए हमें विश्वास हो जाए आप ही हैं। तो उन्होंने पेट वेट पिचकाया, शीर्षासन पे खड़े हो गए, तो हमें यकीन हो गया कि ये बाबा रामदेव है, हमने उनका चेक कैश कर दिया। ऐसे ही अपना सचिन आया, हमने उससे 2-4 डायलॉग बुलवाया, आइडिया कहा, तो हमें विश्वास हो गया। आप भी कुछ ऐसा कर दीजिए कि आइडेंटिटी की जरूरत ना पड़े, पर हमें पता तो चले कि आप ही हैं। तो मनमोहन सिंह जी सोचते रहे 1 घंटा तक। 1 घंटे बाद बैंक वालों से बोले यार 1 घंटा हो गया मुझे सोचते सोचते, पर मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं ही मनमोहन सिंह हूं। बोले अब हमें यकीन हो गया कि आप ही हो। वो अगला सोच ही रहा है, उसको पता ही नहीं करना क्या है, लेकिन मंजीत जी तो सोच भी रखते हैं, कविता भी रखते हैं। आइए बहुत सारी स्थितियां होती हैं। मुझे ये आदेश और होता है कि मैं कुछ भी पुराना प्रस्तुत ना करूं। 2 वर्ष से आपके बीच में आ रहा हूं, थोड़ा कठिन काम होता है क्योंकि मैं तो रोज लिखा नहीं जाता, और जो लिखा जाता है वो जरूरी नहीं कि आपके बीच में पढ़ने योग्य हो, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां बहुत सारे विषयों पर हम कहते हैं। पर आइए 4 पंक्तियों से मां वीणा वादनी का अभिनंदन करते हुए कहता हूं कि अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले नहीं इतने कि जितने आम दिखते हैं। अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले नहीं इतने कि जितने आम दिखते हैं। भले ही चेक पर दस्तखत करना नहीं आता, बड़ी कारीगिरी से पर दिलों पर नाम लिखते हैं, बड़ी कारीगिरी से पर दिलों पर नाम लिखते हैं। और कारीगिरी से दिलों पर नाम लिखने वाले हमारे हास्य के हिमालय आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ घनघोर तालियों का अभिनंदन ये पूरा सदन करे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी का, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी। और मैं चाहता हूं कि राजीव जी पुष्पों से अभिनंदन करें माननीय हमारे जी। आइए बस हो ही रहा है। मैं श्री बीपी अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि सुरेंद्र शर्मा जी का एक पुष्प देकर स्वागत करें। श्री बीपी अग्रवाल जी। क्योंकि मित्रों सुरेंद्र जी का होना ही किसी मंच पर बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर बॉलीवुड को गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, क्रिकेट की दुनिया को गर्व है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर है, तो हम हास्य की दुनिया को, काव्य मंच की दुनिया को गर्व है कि हमारे पास आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी है। और मैं जानबूझकर इस कार्यक्रम को लेट कर रहा था। मैं चाह रहा था कि सुरेंद्र जी आ जाएं तो एक कार्यक्रम शुरू करूं, क्योंकि मेरे लिए विडंबना क्या है कि यहाँ पे सारे वरिष्ठ कवि हैं, कोई शुरू करने को तैयार नहीं। मैंने तो कहा आज जो कवि सबसे पहले काव्य पाठ शुरू करेगा उसे राजीव अग्रवाल जी 100 रुपए अतिरिक्त देंगे। तो सुरेंद्र जी बोले भैया तुम मुझे 85 देती हो, मैं तो पहले कर दूंगा। मैंने कहा सुरेंद्र जी पर दिक्कत ये है, करवा तो दूं पर आपके 50 में भी कई जीरो लगानी पड़ती है। पिछले दिनों में अपने एक मित्र के यहाँ चला गया, गर्ग साहब है हमारे यहाँ, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं आप जान जाओगे कौन से वाले हैं। उन्हें गया, उन्होंने बड़ा भाव भगत किया, तो मुझे खाना खिलाते हुए बोले दीपक भाई 1 रोटी और खाओ, 1 रोटी और खाओ। मैंने कहा नहीं गर्ग साहब 6 तो पहले ही खा चुका हूँ। बोले नहीं दीपक भाई आपने खाई तो 8 है, पर गिन कौन रहा। कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती इठलाती मेरे पास आई, बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, पर क्या करूँ 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूँ, जैसा कि भाई ने बताया। लेकिन मित्रों बात ये नहीं है, मैं कहीं और कहता हूँ कि औरत को वस्तु समझने वालों, औरत वस्तु नहीं आदमी की वास्तु स्थिति नियंत्रित करने वाला यंत्र होती है। औरत को वस्तु समझने वालों
औरत वस्तु नहीं, आदमी की वास्तु स्थिति नियंत्रित करने वाला यंत्र होती है और एक ऐसा मंत्र होती है जिसे आदमी मन ही मन पढ़ता है, मन ही मन पढ़ता है, याद करता है। और जिस घर में औरत होती है मन ही मन पढ़ता है, याद करता है, भले वो बाहर से मौन हो जाता है और औरत घर के किसी भी कोने में रहे, घर का हर एक कोना अपने आप ही शान कोन हो जाता है, घर का हर एक कोना अपने आप ही शान कोन हो जाता है। भाई प्रवीण जी ने बहुत बढ़िया बात की। आज तो मुझे अच्छा लगा, ये पूरे कपड़ों में आए हैं। कल शनिवार था तो मेरे घर में आ गए हाफ बनियान पैंट में। मैंने कहा भाई साहब इतनी सर्दी और ये क्या ड्रेस? बोले दीपक भाई असल में आज शनिवार है, सैटरडे यानी हाफ डे, इसलिए हाफ कपड़ों में आया हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब कल मत आना, कल संडे है। क्योंकि आपका पता नहीं आप कैसे आ जाओ। पति पत्नियों की बात की, अन्ना के बारे में बता रहे थे साहब। मुझे याद है वो एक नेता को लोकपाल के बारे में बोलना था। उन्हें बोलना था कि लोकपाल आ जाए तो 5 साल में भ्रष्टाचार खत्म। धारा प्रवाह में बोल गए 5 साल भ्रष्टाचार रुक जाए तो लोकपाल खत्म। हमारे गांधी जी बोल गए थे रिश्वत देना अन्याय है, रिश्वत देना अन्याय है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने समझ लिया रिश्वत लेना एक अन्य आय है। वो नोएडा के बारे में बता रहे थे कि नोएडा में ऐसा होता वैसा। नोएडा के भाई साहब दुकानदार भी बहुत गजब होते हैं। मैं तो अभी पिछले दिनों यहाँ पे अट्टा मार्केट आया। यहाँ अट्टा मार्केट में मैंने सेब खरीदे, 2 किलो सेब खरीदे। बाहर जाकर देखा, उसे काट के खाने लगा, उसमें कीड़े निकले। मैंने दुकानदार से जाकर कहा, मैंने कहा भैया तेरे सेब में कीड़े निकले। बोले भैया अपनी अपनी किस्मत है, पिछले महीने तो एक की मोटरसाइकिल निकली थी। ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाती है, तो क्या करूं। अच्छा बच्चों की बात कर रहे थे, ये करे एक बच्चे से पूछ लिया बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? बोले जी इंपोर्ट मतलब सोनिया, एक्सपोर्ट मतलब सानिया। और चले गए सेक्टर 18 मैकडोनल्ड के पास माँ बाप लेकर बच्चे को संडे को, और संडे को लेकर गए। पिताजी ने पूछा बेटा बर्गर खाएगा? बोले ना। बोला पिज्जा? बोले नहीं। बोला फिर चॉकलेट? बोले नहीं। बहुत देर हो गई, पिताजी को खीज हो गई, तो उसके बाद में पूछा फिर क्या खाएगा? लड़के की माँ बोली शरद पवार पे गया थप्पड़ खाएगा। कई बार ये स्थितियां हो जाती हैं। लेकिन आइए वो टुकड़े जहां पर दिए मैं आपको जोड़ता हूं। देखो एक हुस्न था, एक इश्क था। एक हुस्न था, एक इश्क था। एक दिन गुस्से में हुस्न ने इसकी आंख फोड़ दी, उसी दिन से हुस्न कातिल हो गया और इश्क अन्ना। ये स्थितियां हैं। आइए आपको जोड़ के लेता हूं। बात तो बहुत संस्कारवान हमारे देश की महिलाएं और अपने समाज की महिलाएं हैं, वरना कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। अभी वो एक व्यक्ति का नया नया ब्याह हुआ, शादी हुई, तो पत्नी से उसने बड़ी ईमानदारी से कहा, बोले देखो ऐसा है मेरे कॉलेज के जमाने में 4-5 संपर्क रहे, तुम्हारे भी रहे हो तो मुझे बता दो, हम लोग ट्रांसपेरेंट जिंदगी जिएंगे, आपस में ये भेदभाव पर्दा नहीं होना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने बोला कुछ नहीं, एक पोटली निकाल के पति के आगे रख दी। तो बड़ा चौंका, बोले ये क्या? बोले खुद ही देख लो। उसने पोटली खोल के देखी, उसमें 70 दाने चने के, 70 चने के दाने, साथ में 20 रुपए का नोट। तो वो बड़ा चौंका, बोले भगवान ये क्या है? बोले जी मेरा तो जिससे थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आकर्षण रहा उसके नाम का एक एक चना रख लिया करती थी। बोले 70 चने? बोली हाँ। बोले और ये 20 रुपए? बोली वो 250 ग्राम कल बेच भी तो दिए। तो कई बार हो जाती है। पर आइए एक टुकड़े से जोड़ता हूं कि मुझे लगता है दोस्तों आई लव यू शब्द की उत्पत्ति शायद चीन से हुई होगी। बहुत अच्छे। मुझे लगता है दोस्तों आई लव यू शब्द की उत्पत्ति शायद चीन से हुई होगी, क्योंकि इसमें इसकी ना तो कोई गारंटी होती है ना वारंटी। मुझे लगता है आई लव यू शब्द की उत्पत्ति शायद चीन से हुई होगी, क्योंकि ना तो इसकी कोई गारंटी होती है ना वारंटी। चलता है तो चलता है आगाज से अंजाम तक, वरना रोज सुबह पैदा होते हैं आशिक और दम तोड़ देते हैं शाम तक। चलता है तो चलता है आगाज से अंजाम तक, वरना रोज सुबह पैदा होते हैं आशिक और दम तोड़ देते हैं शाम तक। कहते हैं जब धरती पर आदम हव्वा पैदा हुए तो धरती पर प्यार पैदा हुआ। जब रोमियो जूलियट पैदा हुए तो प्यार की परिभाषा पैदा हुई। जब हीर रांझा लैला मजनू सीरी फरियाद का जिक्र आया तो लोगों को पता चला कि प्यार में वेदना तड़पन सहना पड़ता है, वियोग सहना पड़ता है और प्राण तक देने पड़ते हैं। और आजकल की ये नई पीढ़ी प्यार को महज एक खेल समझती है, बिना पटरियों पर चलने वाली रेल समझती है। आजकल की नई पीढ़ी प्यार को महज एक खेल समझती है, बिना पटरियों पर चलने वाली रेल समझती है। और ऊपर से आ गई ये खाप पंचायतें जिनका जिक्र आते ही आज प्यार करने वालों के हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। और आलम ये है
कि अगर प्रेमी को 4 दिन पी लिया हो जाए तो प्रेमिका के किसी और के साथ हाथ पीले हो जाते हैं। ये प्यार का संदर्भ है। और मित्रों, मैंने कहा कि कुछ भी पुराना नहीं सुनाऊंगा, सब कुछ नया सुनाता हूं कि मैं और मेरा यार दोनों कार पर सवार 40 की रफ्तार जा रहे थे जमुना पार। मैं और मेरा यार दोनों कार पर सवार 40 की रफ्तार जा रहे थे जमुना पार। जैसे ही ITO चौराहे की लाल बत्ती आई, हमारी गाड़ी के आगे प्रकट हुआ ट्रैफिक पुलिस का सिपाही। उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ हिलाया, मैंने भी ब्रेक पर पैर दबाया और गाड़ी साइड में लगा ली। तभी उसने चालान बुक निकाली। मैंने कहा, हुजूर माई बाप, किस बात का चालान कर रहे हैं आप? तो उसने देखा मेरी ओर, नजरें गड़ा, बोला, शायद तुमने ये आदेश नहीं पढ़ा कि काले शीशे वाले वाहनों का चालान किया जाएगा। मैंने कहा, यह आदेश देने वालों की अक्ल पर और तुम्हारी आंखों पर क्या ताला पड़ गया है? अरे गौर से देखो, शीशे सफेद ही लगे हैं, पर महानगर की सभ्यता के जहरीले धुएं से इनका रंग काला पड़ गया। एक टुकड़ा और देखो मित्रों, कितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, कितने धनवान हो जाएं, कितनी बड़ी गाड़ी में घूमे, कितने बड़े बंगले में रहें, लेकिन आज भी सामान्य मानसिकता जो मैंने महसूस की बतौर कवि, मुझे लगता है कि आज भी हम किसी नंगे बदन पर 10 रुपए की धोती नहीं उड़ाते हैं, लेकिन लाज पर कीमती से कीमती चादर उड़ाने की जुगत में रहते हैं। आज भी हम घर आए हुए किसी प्यासे को 1 गिलास पानी पिलाने में कतराते हैं, लेकिन कोई पावन दिन, पावन पर्व हो तो गंगा जी में यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाकर डुबकी लगाते हैं। तब कहीं एक बात कहता हूँ कि मंदिर में सुबह सुबह एक आदमी गजब ढा गया, शिवलिंग पर बिस्लरी की बोतल से मिनरल जल चढ़ा गया। मंदिर में सुबह सुबह एक आदमी गजब ढा गया, शिवलिंग पर बिस्लरी की बोतल से मिनरल जल चढ़ा गया। इस बात ने पुजारी का ध्यान आकर्षित किया। उसने भक्त से प्रश्न किया, तुमने ये मिनरल जल की क्यों अर्पित किया? तो करते हुए पुजारी की शंका का निदान, बोला, श्रीमान मान लीजिए भगवान हो जाए प्रसन्न, दे दे दर्शन, बोले मांग वरदान। तो मैं तो मांग ही लूंगा वरदान में अपनी मंचा की वस्तु, हो सकता उनके कंठ से ही ना निकले, तथास्तु। हो सकता उनके कंठ से ही ना निकले, तथास्तु, क्योंकि अपने देश में जब देवता दूध पी सकते हैं तो संभव है प्रदूषित जल से उनके गले में टाउनशिल भी हो सकते हैं। और आइए, क्योंकि हमें सुरेंद्र जी तक पहुंचना है, मैं बहुत जल्दी अपनी पारी को खींचता हूं। एक कविता दे देता हूं, बहुत पुरानी कविता है और कोशिश करता हूं कि मुझे याद है कि नहीं, मैं प्रयोग भी करता हूं, बहुत वर्षों बाद पढ़ रहा हूं, आप सब लोग सुनेंगे। आपने देखा होगा मेट्रो आ गई, लेकिन जो महानगर की बसों की स्थितियां हैं, नोएडा की भी बसों की स्थितियां आज भी यथावत वैसी हैं जैसी पहले हुआ करती थी। एक टुकड़ा जोड़ने की कोशिश करता हूं कि मेरी दिनचर्या का हिस्सा है, महानगर की बस का किस्सा है। दूर से उड़ती धूल ने किया बस के आने का संकेत, मैं भी हो गया सचेत। बस आई, आते ही रुक गई, बाईं ओर झुक गई, क्योंकि प्रत्येक बस में बाईं ओर आरक्षित सीटें होती हैं जो भारी वजन ढोती हैं। क्योंकि प्रत्येक बस में बाईं ओर आरक्षित सीटें होती हैं जो भारी वजन ढोती हैं। उस बस में भी सीटें थी, सीटों पर सवारी थी, सवारी एक से एक भारी थी। खैर जैसे तैसे सभी यात्री चढ़ गए, कुछ भीड़ में आगे बढ़ गए, कुछ गेट पर ही अड़ गए, पर अपना तो रोज का आना जाना था, कंडक्टर से ही आना था। तो मैं तो कंडक्टर सीट पर बैठ गया, पर मेरे बैठते ही एक मूंछों वाला कंडक्टर से हट गया। बोला, क्यों बे, ये क्या तेरा रिश्तेदार है या बीमार है या चलने फिरने से लाचार है जो तूने इसे अपनी सीट पर बिठा दिया? और मैं बैठा था तो मुझे स्टाफ सीट कहकर उठा दिया, मैं बैठा था तो मुझे स्टाफ सीट कहकर उठा दिया। तो कंडक्टर बोला, हुजूर आपकी तरह और भी तो खड़े हैं, लेकिन आप विपक्ष की तरह मेरी सीट के पीछे पड़े हैं। इस तरह दोनों में जंग हो गई, बस की शांति भंग हो गई। तभी बस में बज उठे गाने, बड़े मियां दीवाने, ऐसे ना बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। और इस गाने का ऐसा हुआ असर, मेरी अगली सीट पर बैठा बशर अपने पास खड़ी युवती की मुस्कुराहट में खो गया और उसे बिठाने के लिए खुद खड़ा हो गया। अपना स्टैंड आते ही वो महिला उठी और बोली, कितने अच्छे हैं आप, महिला को सीट देते, कितने अच्छे हैं आप। और जाते जाते कह गई, फिर मिलूंगी भाई साहब। इस घटना के बाद एक यात्री ने किया सवाल, भैया चिड़ियाघर कब आएगा? कंडक्टर बोला, चिड़ियाघर में तो खड़ा है, और कहां जाएगा? अब बस रही थी धीरे धीरे चल, तभी चढ़ गया उसमें एक जेब कतरों का दल। उस दल में एक दोस्त भी था, रवि। मुझे देखते ही बोला, और कवि क्या हाल है मेरे यार? लगता है तू अभी भी है बेरोजगार, तभी दिखता रुआसा है, तेरा चेहरा भी उदासा है। देख, मैंने तो पहले ही कहा था कि पढ़ना लिखना बेकार है और मेरे धंधे में शामिल हो जा, ये सदाबहार है।
ये कहते हुए उसने मुझे 100 का नोट दिया, बोला रख ले, और कोई काम हो तो बताना, निसंकोच चले आना। आजकल मेरा गैंग 18 के चौक पे चलता है, आजकल मेरा गैंग इसी रूट पर चलता है, और हम पढ़े लिखे बेरोजगारों का पेट जेबें काट कर ही पलता है। हाँ मित्र, यही सत्य है आज का, और ये बस दर्पण है समाज का। हाँ मित्र, यही सत्य है आज का, और ये बस दर्पण है समाज का। और साथियों, मैंने अपने अनुभव से ये परखा है, जांचा है कि बस रही संसद का एक टूटा फूटा ढांचा है, जिसमें ड्राइवर तो है प्रधानमंत्री, कंडक्टर के वित्त मंत्री, बाईं ओर सबसे अगली सीट पर बैठा व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर है, आरक्षित सीटों पर बैठे हैं राज्यसभा के सदस्य, अनारक्षित सीटों पर बैठे हैं लोकसभा के सदस्य, और जो खड़े हैं वे हैं विपक्षी दल। जो खड़े हैं वे विपक्षी दल, जो बोनट पर हैं वो है खास चमचे, और जो गेट पर लटके हैं, जिनके प्राण हवा में अटके हैं, वो है जनता, जिसे जब मर्जी लात मारकर उतारा जा सकता है। साथियों, आप ही बताओ, क्या ऐसी संसद रूपी बस को कभी सुधारा जा सकता है? क्या ऐसी संसद रूपी बस को कभी सुधारा जा सकता है? और मित्रों, क्योंकि यहाँ पर जो बैनर है कवि सम्मेलन का है, हास्य के रंग हैं, गीत हैं, गजल हैं, तमाम है, वीर रस का थोड़ी मुझे बताया गया था कि वो अभी कोई उपलक्ष्य आएगा तो उसमें करेंगे। और जहां पर ये सब लोगों ने पढ़ा, मैं सुरेंद्र जी के काव्य पाठ से पहले और 5-7 मिनट आपके बीच में, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह आप कीर्ति जी को सुन रहे थे, तमाम अच्छी कविताएं, अच्छी चीजें, रचनाएं सुनते हैं, ये रब्बानी अपने पास कविताएं भी हैं और कविता जैसा भी है। आपको कविता जैसा सुना चुका, 1-2 कविताएं सुनाने का मन है, छोटी छोटी। आइए, मेरा स्वर वैसा नहीं है जैसा कीर्ति जी का है, पर मित्रों, मैं भी कभी कभी कुछ ठीक ठाक गीत लिखने की कोशिश कर दिया करता हूँ। पिछली दिवाली पर एक गीत लिखा, कहीं आपका मन मुझे मिले, समर्थन मिले, तो मुझे लगेगा कि शायद मैंने कुछ अच्छा कहने की कोशिश की। जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, कौन कहाँ किस से क्या कहता कहने दो, जो जैसा चलना चाहे वो चला करे, मैं ये चाहूं ईश्वर सबका भला करे। कुछ होते हैं फुक फुक कर जो जलते हैं, कुछ होते हैं जल बुन कर जो फुकते हैं, घने अंधेरे कितनी भी साजिश कर ले, उजियारे के कदम कभी ना रुकते हैं। हमको जीवन भर दीपक सा जलना दे, हमको जीवन भर दीपक सा जलना दे, जिसको जैसा जलना है वो जला करे, जो जैसा चलना चाहे वो चला करे। और देखिए, स्वार्थ में सब नदियों का दोहन करके, स्वार्थ में सब नदियों का दोहन करके, रिश्तों के सारे सागर ही रीते हैं। बाहर से तो खुश रहने का ढोंग किया, लेकिन भीतर से गुट गुट कर जीते हैं। सब कुछ पाकर भी बस रोते रहते हैं, सब कुछ पाकर भी बस रोते रहते हैं। काश की कंजूसों को दौलत भला करे, जो जैसा चलना चाहे वो चला करे। और अंतिम बंद ये उन्होंने कहा सन्नाटे वाली बात, तो मैं भी अपना पूरा रंग देता हूँ। हम चुप हैं तो ये मत समझो गूंगे हैं, हम चुप हैं तो ये मत समझो गूंगे हैं, पढ़ना आता हो तो पढ़ लो खामोशी। हम चुप हैं तो ये मत समझो गूंगे हैं, पढ़ना आता हो तो पढ़ लो खामोशी। हम ना बहके हैं और ना ही बहकेंगे, हमने खुद ही ओढ़ी है ये मदहोशी। अपने भीतर एक फकीरा गाता है, अपने भीतर एक फकीरा गाता है, दुनिया को ये खलता है तो खला करे, जो जैसा चलना चाहे वो चला करे। मैं ये चाहूं ईश्वर सबका भला करे। और मित्रों, इससे पहले सुरेंद्र जी आए, मेरा मन है, धन्यवाद, ये भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।